बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हमने ट्रेनी अकाउंटेंट से पहले तक पढ़ लिया था। ट्रेनी अकाउंटेंट से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रेनी अकाउंटेंट्स का रोल क्या है? ट्रेनी अकाउंटेंट्स होता क्या सबसे पहले? जैसे कि आप इंशाल्लाह ताला जब ACCA क्वालिफाई कर जाएंगे और अगर आप किसी फर्म में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको बेशक बुकिश नॉलेज तो आता है, आपके पास कॉन्सेप्ट तो होंगे, आपको पता होगा कि इस ट्रीटमेंट का करना क्या है, पर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी कि आप कोई बड़े बड़े फैसले जाके कर सकें। तो जब आप फर्म में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जो रोल होगा शुरू शुरू में ट्रेनी अकाउंटेंट का होगा कि अब हम आपको ट्रेन करेंगे कि प्रैक्टिकली आपने किताबों में तो देख लिया कि चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं, बनती हैं, लेकिन हकीकत में कभी आपने उनकी ज़ियारत नहीं की, हकीकत में कभी सामना नहीं किया। तो शुरू में हम क्या करेंगे, आपका ट्रेनी अकाउंटेंट का रोल आपको देंगे, आपसे सारी कैलकुलेशंस करवाएंगे, आपको कह देंगे भाई इनकम स्टेटमेंट बना लें, मटीरियल की कैलकुलेशन कर लें, लेबर की कैलकुलेशन कर लें, आपसे कैलकुलेशंस करवाएंगे। हम कहेंगे बस ये कैलकुलेशंस कर दो, कोई बजट बना दो हमें, बस इसके आगे वाला काम नहीं है। तो जो डिसीजन मेकिंग वाला काम होगा, क्या ट्रेनी अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग भी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके पास तो बिजनेस का, मार्केट का एक्सपोजर नहीं है। वो तो सिर्फ किताबें पढ़कर आया, उसको पता नहीं कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, मार्केट में बिजनेस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। वो तो मार्केट में रहेगा, थोड़ी मार खाएगा, ठीक है, थोड़े गलत फैसले करेगा, फिर सीखेगा, फिर एक्सपीरियंस गेन करेगा, फिर कहीं जाकर वो डिसीजन मेकिंग के काबिल बनेगा। ठीक है, तो ट्रेनी अकाउंटेंट के रूल्स क्या हैं? नंबर 1, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम कहेंगे भाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, सर्विस और डिपार्टमेंट या किसी सर्विस और डिपार्टमेंट की क्या कर दो जी, हमें कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, बस कैलकुलेशन करवाएंगे उससे। फिर व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस और डिपार्टमेंट की है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर दो, यानी कोई इनकम स्टेटमेंट हमें बना दो, बस कैलकुलेशन उसको रखेंगे शुरू में। यूजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस व्हाट सेलिंग प्राइस शुड बी सेट। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और हम इतना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं, तो बताओ हम कितने सेलिंग प्राइस रखें, ये कैलकुलेशन उससे करवा लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड। हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड होगा, अकाउंटिंग ईयर होगा, उसके आखिर में हमारे पास जो इन्वेंट्री बच जाएगी वो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। इन्वेंट्री क्या होती है जी? अनसोल्ड गुड्स एट ईयर एंड। साल के आखिर में जो चीजें बच जाए उसको क्या कहते हैं जी? इन्वेंट्री कहते हैं। अनसोल्ड गुड्स एट ईयर एंड, जो कि उस वक्त सेल नहीं हुई होती, तो इन्वेंट्री में लिख लें दैट इज द अनसोल्ड गुड्स। और अगर हम अकाउंटिंग में इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होगी अनसोल्ड गुड्स एट ईयर एंड। साल के आखिर में जो हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है वो कैसे रिकॉर्ड करना है, इंशाल्लाह ये लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंशाल्लाह हम तकरीबन 7वें चैप्टर के बाद जाके सीखेंगे, अभी सिर्फ लिख लें। ठीक है जी, वैल्यूएशन होती है जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बच्चों हम करते हैं जी लोअर ऑफ, जो इसमें से क्या होगा जी? कम होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी आपको, अभी मुझे पता है कि सही तरीके से अभी इन्वेंट्री भी आपको एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, तो सिर्फ ये मैंने लिखा है। एनआरवी स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या कि टॉपिक का दूर जाकर तब पढ़ेंगे जाकर, अभी सिर्फ मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सिर्फ। तो एनआरवी मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
ये होती क्या इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने इसका नाम लिखा है यहाँ पे, बस आपने भी सिर्फ नाम में देखना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, चलें जी। डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। हमने कहा भाई जो आपने बजट बनाया था वो वाली कॉस्ट और एक्चुअल में जो हमारी कॉस्ट चाहिए, उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और फिर वो डिफरेंसेस की रीजंस क्या हैं, किन रीजंस की वजह से डिफरेंसेस हैं, वो रीजन भी जरा हमें बता दो। तो ये ट्रेनी अकाउंटेंट का रोल है। तो यहाँ से एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछ लिया करता है रोल ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट से। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज लिख लें यहाँ पे, ट्रेनी अकाउंटेंट के रोल से एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। और नोट पढ़ लें जी, एग्जाम नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है जी, ट्रेनी अकाउंटेंट डजंट बिकम पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस। कहता है कि जो ट्रेनी अकाउंटेंट होता है वो फोरकास्टिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बड़े बड़े फैसलों में ये बिजनेस के शामिल नहीं होता। ठीक है, विच रेवेन्यू स्ट्रीम शुड बी कंपनी सीक टू मैक्सिमाइज इन द नेक्स्ट ईयर। किस रेवेन्यू स्ट्रीम को कंपनी को अब अडॉप्ट करना चाहिए, ये ट्रेनी अकाउंटेंट से नहीं पूछा जाता, ये डायरेक्टर्स खुद तय करते हैं। व्हाट शुड आवर बिजनेस स्ट्रेटेजी बी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये कल के आए हुए बच्चे से पूछ नहीं सकते। वो ट्रेनी अकाउंटेंट पूछेंगे हाँ भाई तुम बताओ अगले 5 सालों में हमारी बिजनेस चलाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। इसका मतलब से पहले गलत चलाते रहे फिर हम, क्या ख्याल है। ठीक है, और उससे बेसिक कैलकुलेशन करवाएंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन, बड़े बड़े फैसले क्या करेंगे जी, हम खुद करेंगे। जब इंशाल्लाह ताला वो ट्रेनी अकाउंटेंट मार्केट का एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, फिर इंशाल्लाह उससे भी मशवरा कर लिया करेंगे, भाई आप बताएं कि आपके एज पर नॉलेज क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दे दें। ठीक है, इससे मशवरा लेंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह करेंगे हम अपनी। उसके बाद हमारे पास आ रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ सेंटर्स होते हैं। हम कहते हैं कि एक बंदा सारा कुछ ना देखे। क्यों? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। अगर एक बंदा सारे काम कर लेगा, वो कोई अच्छा एक भी काम नहीं कर पाएगा। बात समझ आइए। तो हमने कहा कि एक बंदा, कुछ लोग सारे काम करने के बजाय भाई हमको अलग अलग टास्क असाइन कर देंगे। हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया। हमने कहा भाई तुमने क्या करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बस इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, कौन से प्रोडक्ट, ये तुम्हारे सरदर्द है ही नहीं है। बस हम जो भी प्रोडक्ट बताएंगे तुमने उसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे। हमने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया। हमने कहा तुम्हारा काम क्या, भाई तुम्हारा काम ये है कि पूरे महीने में हम कितना कमा रहे हैं, कितनी इनकम आ रही है ये रिकॉर्ड करके दो हमें, कितने खर्चे कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड करके दे, और एट द एंड ऑफ द मंथ हमें बता दो हमने प्रॉफिट कितना कमाया इस महीने। बस तुम्हारा काम ये। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। फिर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया। हमने कहा भाई देखो बिजनेस के बाद ना कुछ पैसे बच जाते हैं, उन पैसों का क्या करना है ये अब तुम्हें सोचना है। हम नहीं सोचेंगे, ये अब कोई और नहीं सोचेगा। तुमने सोचना है इस पैसे को क्या बिजनेस में दोबारा लगा दें, या इन पैसों को किसी और बिजनेस में लगा दें, या इस पैसे को किसी नए प्रोजेक्ट में लगा दें, ये तुमने फैसला करना। तो हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया। क्लियर हो गया जी? क्यों बनाए? ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को मैयर कर सकें। ताकि हमने कहा भाई जो जो आपको काम दिए थे क्या आपने अपना काम किया। देखो अगर कॉमन टास्क परफॉर्म करेंगे, एक बंदा सारे काम कर रहा है, क्या उससे हम ये कह पाएंगे भाई बताएं आपने ये वाला काम, उन्होंने कहा सर मैं तो वो वाले काम में बिजी था, मैं तो प्रोडक्शन को देख रहा था, मैं तो इन्वेंट्री को देख रहा था, मैं तो सेल को देख रहा था, मैं तो एडवर्टीजमेंट को देख रहा था। ऐसे ही है ना। लेकिन एक बंदा है उसने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो हम पूछेंगे ना हाँ भाई बता मार्केटिंग की क्या नहीं की। अब वही तो क्या सर वो तो मैं परचेजिंग को देख रहा था, भाई तेरा काम ही वो नहीं था। इसका मतलब अकाउंटेबल होगा, और जब उसको पता कि मैं अकाउंटेबल हूँगा तो वह अपना काम अच्छे से करेगा, बिल्कुल अच्छे से करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ठीक है, तो जब अकाउंटेबिलिटी होगी फिर उसके बदले में काम होगा। कॉस्ट सेंटर है क्या? कहता है कॉस्ट सेंटर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, कोई भी किसी भी चीज को कॉस्ट सेंटर का नाम दे सकते हो, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहता है अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन। कहता है कॉस्ट सेंटर एक फैक्ट्री भी हो सकती है,
प्रोडक्शन लोकेशन भी हो सकती है, फलानी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनती है, बताएं उस फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है। फलाना इंस्टीट्यूट में हम स्किल सिखाते हैं लोगों को, मार्केटिंग सिखाते हैं, हम आईटी के कोर्सेज सिखाते हैं, बताओ उसकी सेंटर की कॉस्ट क्या है। ये भी हो सकता है। कोई फंक्शन भी हो सकता है कि हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, परचेज, इस तरह भी हो सकता है। किसी एक्टिविटी वाइज भी हो सकता है, किसी एक्टिविटी वाइज भी हो सकता है कि भाई एक एक्टिविटी ये है कि हमने क्या करना है, कैश को मैनेज करना है, ये एक एक्टिविटी है। हमने स्टॉक को मैनेज करना है, एक्टिविटी वाइज भी हो सकता है। या कोई आइटम इक्विपमेंट भी हो सकती है फॉर विच कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड, यानी कि कॉस्ट सेंटर क्या है, ये कोई भी लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी हो सकती है जिससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये कॉस्ट सेंटर की, अ पेंट मैन्युफैक्चरर कॉस्ट सेंटर, पेंट बनाने वाली कंपनी है, उसका कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, ये आपकी मर्जी होगी, जो मर्जी रख ले, जरूरी है सारे रखें, आप एक आधे भी रख सकते हैं। जैसे हमने कहा यार एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, वो डिफरेंट कलर्स को मिक्स कर करके नए कलर डेवलप करता रहता है, नए कलर इनोवेट करता रहता है, न्यू कलर्स की मार्केट में लॉन्च करता रहता है, उसका काम ये, ठीक है। फिर एक ने पैकेजिंग करनी है, एक ने स्टोर करना है, एक ने मेंटेनेंस रखनी है। अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए कैंटीन चला रहा होगा, कुछ एडमिन के उन्होंने सैलरी वगैरह करनी होगी, चीज़ों को देखना होगा, और सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। ये तो हमने कुछ क्या कर दिया, कॉस्ट सेंटर बना दिया, पर हर कोई अपने अपने काम में लगा रहेगा बस। क्लियर। और अगर इन सारों की बात करें, ये जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है और पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, इस पैकेजिंग डिपार्टमेंट को निकाल के, इस पैकेजिंग डिपार्टमेंट को यहां से निकालते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ये जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पेंट बन रहा होगा, एक्चुअल पेंट के कलर्स बन रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे। मेंटेनेंस और कैंटीन डिपार्टमेंट ये सर्विस दे रहे होंगे, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। मेंटेनेंस और कैंटीन वाले ये चीज़ें बने, ये पेंट नहीं बना रहे होंगे। मेंटेनेंस वाले क्या करेंगे, जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कुछ मशीनें होंगी, कुछ पेंट स्प्रेज मशीन होंगी, उनमें कोई मसला आ गया, उन मसलों को सही कर रहा होगा। कैंटीन वाले कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। एडमिन सेलिंग, मार्केटिंग और इसको पैकेजिंग को भी इधर ले आओ। एडमिनिस्ट्रेशन इस पैकेजिंग को भी उठा के इधर ले आओ। ये कहते हैं नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनको क्या कहते हैं जी, नॉन प्रोडक्शन मीन ये वो डिपार्टमेंट है जो चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, ये चीज़ों को मैनेज करने में और चीज़ों को बेचने के लिए डिपार्टमेंट होते हैं। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ये 3 तरह के डिपार्टमेंट कुछ होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, नॉन प्रोडक्शन। इन 3 डिपार्टमेंट से पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट हो जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट लाजमी होते हैं। क्लियर हो गया जी? तो अगर आपने बहुत कम कॉस्ट सेंटर बनाए तो 1, 2, 3 कॉस्ट सेंटर बना लें। इन तीनों कॉस्ट सेंटर के छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। अगर रखना चाहो तो रख लो, ये तो मेन 3 रख सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारा काम चीज़ों को प्रोड्यूस करना, सर्विस तुम्हारा सर्विसेज देना, नॉन प्रोडक्शन तुम्हारा एडमिन को देखना, मार्केटिंग को देखना, पैकेजिंग को देखना, आफ्टर सेल सर्विसेज को देखना, कस्टमर केयर को देखना, ठीक है, क्वालिटी को इंश्योर करना, ये सारे के सारे क्या उसमें आ जाएंगे, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल बच्चों? फिर ये बच्चों ये हमारे पास था क्या था, कॉस्ट सेंटर। तो पहला वाला जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कौन सा सेंटर पढ़ा, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होगा। ये प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर देगा, ये सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट कर देगा, ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर देगा। फिर हमारे पास एक और कॉस्ट सेंटर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाया, उसका नाम क्या जी, प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर की ना 2 जिम्मेदारियां होंगी। प्रॉफिट की क्या जिम्मेदारी होगी, 2, क्योंकि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से। तो कॉस्ट सेंटर से ज्यादा क्या करेगा, ये रेवेन्यू भी कैलकुलेट करेगा और कॉस्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकता है और कॉस्ट वाले से भी कॉस्ट ले सकता है, क्योंकि रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करूंगा फिर ही कहीं जाके प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब लास्ट में यहां से एमसीक्यू एग्जामिनर पूछ सकता है कि
ऑल प्रॉफिट सेंटर कैन ऑल्सो बी कॉस्ट सेंटर। क्या ये बात सही लगती है आपको? सारे प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर भी हैं। क्या बात सही लगती है? क्योंकि प्रॉफिट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट आएगा ना। बट नॉट ऑल कॉस्ट सेंटर कैन बी प्रॉफिट सेंटर। लेकिन कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर नहीं हो सकता, उसके बाद रेवेन्यू नहीं होगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर क्या होगी? प्रॉफिट सेंटर, भाई प्रॉफिट करेंगे तो फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे, कॉस्ट और रेवेन्यू को कंट्रोल कर पाएंगे और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। हाँ भाई, प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है? क्या यूनिट्स कम सेल हो रहे हैं, या तुमने कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा दी है कि आवाम को चीज़ें महंगी लग रही, मसला क्या आ रहा है? हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करें। और लास्ट में बच्चों हमारा अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आ गया इन्वेस्टमेंट यूनिट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट यूनिट क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट यूनिट क्या करेगा? भाई पैसे बच गए तो अब ये सोचो ये पैसों को कहाँ पे लगाएं कि जिससे हमारे और ये पैसे बढ़ जाएं। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या करेगा? कहता है विच कॉस्ट रेवेन्यू एंड नेट एसेट। कॉस्ट रेवेन्यू एंड नेट एसेट। नेट एसेट को, हाँ, नेट एसेट को कैपिटल भी कहते हैं। नेट एसेट को क्या कहते हैं? कैपिटल भी कहते हैं। और नेट एसेट का फॉर्मूला, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दे तो कैपिटल होता है और वो हमारा नेट एसेट भी होता है। कहता है इन्वेस्टमेंट सेंटर देखना कि आपके पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ, क्या उस कैपिटल को दोबारा बिजनेस में लगाएं या उस कैपिटल में से कुछ पैसे लेकर हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होगा। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या करेगा? इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट सेंटर हैविंग आइडेंटिफाइबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। कहता है ये प्रॉफिट सेंटर की तरह कॉस्ट और रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा, लेकिन ऑल्सो आइडेंटिफाइबल एसेट। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर भी नजर रखेगा कि बिजनेस के एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज कितनी बढ़ रही हैं। कि कर्जा वगैरह तो नहीं लेके हम कर्जे ले कितनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारे पास अपने एसेट कितने, ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने एसेट कितने। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी इसकी होगी। और लास्ट में कॉस्ट यूनिट। फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसके फिर एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला कल हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट यूनिट पढ़ने के बाद। कॉस्ट यूनिट है क्या? कॉस्ट यूनिट याद है जहां से हमने अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, जहां से हमने अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट किधर गया मेरा? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसमें कॉस्ट का यूनिट क्या है? जैसे कि अगर हम कोई लिक्विड खरीदें, फॉर एग्जांपल अगर हम दूध खरीदते हैं तो दूध का जो यूनिट होगा क्या होगा? केजी होगा, डजन होगा, लीटर होगा। इसका मतलब उसकी कॉस्ट पर लीटर में कैलकुलेशन जाएगी। अगर हम फर्नीचर की शॉप में मान लो जो टेबल्स एंड चेयर्स है, इनका यूनिट क्या होगा? 2 किलो कर दो चेयर्स, 2 लीटर कर दो, फिर पर चेयर होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गया हूँ, मैं कहा यार वो जरा 2 किलो फ्रिज तो करना, जरा क्या ख्याल है, पाव थोड़ी ऊपर कर देना, नहीं बुरा लगेगा? चलो 2 लीटर मांग लो, फिर क्या कहोगे? एक दर्जन फ्रिज पैक कर दे शॉपिंग बैग में, 1 दर्जन फ्रिज पैक कर दे, फिर क्या कहेंगे? उसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का एक यूनिट होगा। एक एसी खरीदेंगे, एक एसी कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, अगर कोई फ्रूट खरीद रहे हैं तो उसका क्या यूनिट होगा? हाँ, उसका केजी होगा। तो ये है व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। जो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है? तो हर एक जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट होगी उसके यूनिट के हिसाब से। कोई लिक्विड होगा वो पर लीटर होगा कि भाई 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, 1 लीटर पानी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, 1 लीटर शहद की कॉस्ट। खैर शहद तो हमारे यहाँ केजी में मिलता है। ठीक है जी। तो जो लिक्विड होगा उसका कोई यूनिट होगा, हर एक चीज का अपना अपना यूनिट होगा, उसको उसके यूनिट के साथ क्या करना है? कैलकुलेट करना। ठीक है जी। जैसे कि फॉर अ पेंट मैन्युफैक्चरर कॉस्ट यूनिट माइट बी लीटर ऑफ पेंट, और एक अकाउंटेंसी फर्म में उसका क्या होगा? यूनिट
1 घंटे के क्या पैसे वो चार्ज करेगा, पर आवर रेट चार्ज करेगा। ठीक है जी, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, और अगर कोई सवाल हुआ, अभी सवाल है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो कल वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।